हाँ, गुड अंजू मॉर्निंग जी, श्रुति जी, हाँ बोलिए सर good प्लीज। morning everyone and today I will try to introduce you with a new subject and that is divisional chart. Divisional chart का बहुत important role है हमारे जब prediction हम करते हैं and the problem is कि the most of the people they are not aware how to look into the divisional chart. और जैसा आप लोग जानते हैं कि जब हम लग्न चार्ट जहाँ पर होता है वहां पर एक चार्ट होता है जिसको हम कहते हैं नवांश चार्ट। नवांश चार्ट भी एक डिविजनल चार्ट है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट। तो लग्न के साथ बनाने का उसका उद्देश्य यही है कि ये पहली चीज तो एक नवांश चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेकेंडली वी हैव नॉट टू मिस दिस डिविजनल चार्ट व्हाइल मेकिंग प्रेडिक्शन। ये प्रेडिक्शन के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं डिविजनल चार्ट कि अनलेस यू हैव एन आइडिया कि पहली चीज तो ये है कि ईच डिविजनल चार्ट इज टू बी लुक्ड इनटू ए डिफरेंट वे। इसको हम लगन चार्ट्स की तरह नहीं देखते हैं बल्कि हर डिविजनल चार्ट को देखने का तरीका अलग होता है। और नवांश चार्ट हमको यही रिमाइंड करता है कि डिविजनल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके हॉरोस्कोप में हैं कहीं पर, उनको देखना मत भूलिए क्योंकि जब तक आप उनको देखेंगे नहीं, जब तक आपको देखना नहीं आएगा उनका, जब तक आपकी प्रेडिक्शन सही नहीं हो सकती। And I can assure you that unless you see the divisional chart, unless you know how to look into the divisional chart, your predictions cannot be correct actually. अब सबसे important question ये आता है कि हमने लगन चार्ट देखा, चलित चार्ट देखा, अब क्या जरूरत पड़ गई डिविजनल चार्ट्स की? ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई कि हमें इतने सारे डिविजनल चार्ट भी देखने पड़ते हैं? और हर व्यक्ति के माइंड में यही प्रश्न आता है कि क्यों, मतलब, और बहुत से लोग देखते भी नहीं है और जानते भी नहीं है, बट एक प्रश्न तो हर किसी के माइंड में आता ही है कि हमें डिविजनल चार्ट देखने की जरूरत क्यों पड़ी और उसको हम कैसे देखें भी। तो अगर हम किसी भी हाउस के सिग्निफिकेशंस को कंसिडर करें, आप जो भी आपके 12 हाउसेस हैं, 12 जो भाव हैं, उनके किसी भी हाउस के सिग्निफिकेशंस को कंसिडर करिए, उनको जरा ध्यान से देखिए। लेट अस से कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि वी आर कंसिडरिंग द सेकंड हाउस। सेकंड हाउस के सिग्निफिकेशंस हैं, आपको पता है, वेल्थ है, फैमिली है, आपका फेस है, I think a lot of noise is coming, so somebody has kept his audio open actually. मैं चेक करता हूँ सर। Anyway, तो अगर हम सेकंड हाउस के सिग्निफिकेशंस को कंसिडर करें तो आपको पता है सेकंड हाउस से हम वेल्थ देखते हैं, फैमिली देखते हैं, और लगन में तो हमारा शरीर है। लगन के बाद हमको मीन्स ऑफ सस्टेनेंस चाहिए, तो ऑल मीन्स ऑफ सस्टेनेंस दैट वी सी फ्रॉम द सेकंड हाउस, दैट इज वेल्थ है, फैमिली है, इनिशियल एजुकेशन है, ऑल दोज थिंग्स। फिर हमारा खाना है, फूड है, हमारा फेस है, हमारे दांत हैं, हमारी नोज है, हमारी स्पीच है, हमारी टंग है, और उससे ज्यादा भी अगर देखें तो जो अननेचुरल सेक्स भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं, और भी अगर ज्यादा देखें तो ये हमारा 11th हाउस से 4th हाउस हो गया। इसका मतलब जो हमारे बड़े भाई बहन हैं, बड़े जो को बॉर्न है, उनका सुख, पारिवारिक सुख। अगर हम 9th हाउस से देखें तो ये 6ठी पोजीशन हो जाती है, और इसका मतलब फादर की हेल्थ आल्सो। तो इतने सारे सिग्निफिकेशंस हैं कि दे कवर ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। इसी तरह से अगर हम 4th हाउस को देखें, 4th हाउस से हम क्या देखते हैं? मदर, माँ का सुख, कन्वेंस, प्रॉपर्टी, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, एजुकेशन, और लैंडेड प्रॉपर्टी है, चेस्ट है, आर्मामेंट है, और ये 10th हाउस है फ्रॉम द 7th हाउस। इसका मतलब स्पाउस का प्रोफेशन भी हो गया, और इसमें जो भी प्लैनेट होंगे 4th हाउस में, they will have direct bearing on your profession also, that is direct aspect on the 10th house also। तो 10th हाउस को भी देखेंगे। अगर मान लीजिए कि आपके हॉरोस्कोप में एक पर्टिकुलर हाउस बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा मैलिफिक प्लैनेट से अफ्लिक्टेड है, उसका लॉर्ड भी मैलिफिक है, कारक भी की पोजीशन भी बहुत खराब है, तो हम क्या कहेंगे कि हमें लाइफ में कुछ नहीं मिलना। अगर 4th हाउस में मान लीजिए अगर हम कहें तो ना तो माँ का सुख मिलेगा हमको, ना हमारा कभी वाहन का सुख मिलेगा,
ना कभी हमारे पास प्रॉपर्टी होगी, ना कभी हमारे पास चेस्ट मतलब हार्ट की प्रॉब्लम होगी, कोई हमारा जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस नहीं होगी, हमारे पास कोई एजुकेशन नहीं होगी, ना हमारे स्पाउस का प्रोफेशन अच्छा होगा, तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिला। इसका मतलब आपकी लाइफ जो है बिल्कुल जीरो हो गई। सेकंड हाउस को भी इसी तरह से कंसिडर करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर सेकंड हाउस खराब है तो उसके हिसाब से जो सिग्निफिकेशंस हैं दे कवर ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। इट मींस आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई सुख मिलने वाला नहीं है। कायदे में तो ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप देखिए किसी का अगर फोर्थ हाउस खराब है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको लाइफ में कुछ सुख नहीं मिलेगा, ना वाहन मिलेंगे, ना प्रॉपर्टी मिलेगी, ना माँ का सुख मिलेगा, ना डोमेस्टिक हैप्पीनेस मिलेगी, ना एजुकेशन होगी, ना प्रोफेशन होगा, ऐसा कभी नहीं। होता क्या है कि हो सकता है कि हमें जो फोर्थ हाउस के इतने सारे सिग्निफिकेशंस हैं उसमें से एक या दो का सुख ना मिले। कभी ऐसा नहीं होगा कि सारे जो सिग्निफिकेशंस है उसमें से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे ही अगर सेकंड हाउस खराब है तो ये जरूरी नहीं है कि जितने भी जो सिग्निफिकेशंस हैं सेकंड हाउस के उनका कोई सुख आपको नहीं मिलना है। हो सकता है कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, स्पीच में कोई प्रॉब्लम हो, फेस में कोई प्रॉब्लम हो, इनिशियल एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम हो, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी सुख आपको नहीं मिल रहा। तो अब हम कैसे करेंगे, हाउ टू प्रोसीड? मान लीजिए हमने देख लिया कि कोई एक पर्टिकुलर हाउस और आपका बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, और होता भी है एक आध हाउस तो हर किसी के हॉरोस्कोप में होता है कि बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड होता है। तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि जाओ तुम्हारी लाइफ बर्बाद है, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हमारा पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हम लाइफ के इंडिविजुअल एस्पेक्ट को एग्जामिन कर पाए। लाइफ के जो भी एक एक एस्पेक्ट है उसको हम इंडिविजुअली एग्जामिन कर पाए और पता कर पाए कि किस चीज का सुख नहीं मिल रहा। मान लीजिए कि अगर हम फोर्थ हाउस की बात करें तो वी शुड बी एबल टू फाइंड आउट कि हमारा फोर्थ हाउस अफ्लिक्टेड है तो क्या हमें माँ का सुख नहीं मिलेगा, क्या हमारा डोमेस्टिक हैप्पीनेस नहीं होगी, क्या हमारी एजुकेशन नहीं होगी, या हमें कन्वेंस का हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, या प्रॉपर्टी नहीं होगी, या प्रोफेशन नहीं होगी। एक एक एस्पेक्ट को हमें एग्जामिन करना है। माँ का सुख हो गया, जैसे मान लीजिए डोमेस्टिक एनवायरनमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, लैंडेड प्रॉपर्टी हो गई, कन्वेंस का हैप्पीनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया। तो हमें एक एक एस्पेक्ट को इंडिविजुअली एग्जामिन करना है, और एग्जामिन नहीं करना, हर एस्पेक्ट को डिटेल में एग्जामिन करना है। ऐसे ही जब सेकंड हाउस मान लीजिए कि बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं मिलने वाला। वेल्थ का प्रॉब्लम आएगी, या स्पीच की आएगी, या फैमिली की आएगी, या इनिशियल एजुकेशन की आएगी, क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो हमारा जो प्रेडिक्शन करने का पर्पस है या ज्योतिष सीखने का पर्पस है वो यही पर्पस है कि हमें हर लाइफ के एस्पेक्ट का हम एग्जामिन कर पाए। अब लाइफ के एस्पेक्ट को कैसे एग्जामिन करेंगे, उसके लिए हमें जो भी हमारे टेक्स्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिक टेक्स्ट, उन्होंने हमें डिविजनल चार्ट का सहारा दिया और ये कहा कि अगर आप डिविजनल चार्ट को स्टडी कर पाते हैं, आपको मालूम है कैसे स्टडी किया जाता है, तो लाइफ के आप इंडिविजुअल एस्पेक्ट को एग्जामिन कर सकते हैं। और एग्जामिन ही नहीं कर सकते बल्कि उसके बारे में बहुत सारे डिटेल, जो भी डिटेल पॉसिबल है वो भी आप बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिविजनल चार्ट। तो कहने का मतलब ये है कि डिविजनल चार्ट का हमें सहारा इसलिए लेना पड़ा कि हम लाइफ के इंडिविजुअल एस्पेक्ट को, पहली चीज उसको एग्जामिन करना चाहते हैं, और दूसरा उसके बारे में जो भी डिटेल पॉसिबल है उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। अब मैं बता दूं कि डिविजनल चार्ट के अलावा कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप लाइफ के इंडिविजुअल एस्पेक्ट को एग्जामिन कर पाए, और आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे, हमेशा भ्रम में रहेंगे कि एक हाउस खराब है तो मैं क्या बताऊं उसको, क्योंकि कोई भी हाउस, you just consider any of the 12 houses and you see the significations of those houses, you'll be surprised to know that signification of each house has direct bearing on each and every aspect of the life. इसका मतलब एक भी हाउस खराब होने से हमारा जो पूरी जिंदगी जो है वो खराब हो जानी चाहिए अगर हम लग्न का चार्ट का ही सहारा लेंगे, और हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या
हम यही कहते रहेंगे कि भैया ये हो सकता है कि माँ का सुख ना मिले, हो सकता है डोमेस्टिक एनवायरनमेंट खराब हो सकता है कन्वेंस का हैप्पीनेस ना मिले, बट हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते। और पिन पॉइंट करने के लिए ये जरूरी है कि हम डिविजनल चार्ट का सहारा लें। तो ये बताया गया कि जो मेन पर्पस है डिविजनल चार्ट का वो ये है कि हम लाइफ के इंडिविजुअल एस्पेक्ट को एग्जामिन कर पाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिविजुअल एस्पेक्ट को हम एग्जामिन कैसे करेंगे। तो उसके लिए कहा कि आप जो भी कंसर्न हाउस है उसको देखिए पहले, फिर उसका जो सिग्निफिकेटर है उसको देखिए, और फिर रेलेवेंट जो भी डिविजनल चार्ट है उसको एग्जामिन करिए। और जब आप रेलेवेंट डिविजनल चार्ट को एग्जामिन करेंगे तो एक तो उस लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में आपको पता लगेगा, और साथ में जो भी उस लाइफ के एस्पेक्ट की डिटेल होती हैं उसको आप अच्छी तरह से बता पाएंगे। इट्स ए वंडरफुल चार्ट, आई टेल यू, व्हेन वी विल स्टडी इन डिटेल देन यू विल फाइंड आउट कि क्या क्या चीजें हम बता सकते हैं जो कि लग्न चार्ट से इम्पॉसिबल है, नोबडी कैन टेल यू। So that we will discuss while we discuss the individual chart, because I told you that the method of looking into the divisional chart is entirely different, and each divisional chart is to be looked into in a different way. तो पहला जो मेन पर्पस हुआ डिविजनल चार्ट को हमें स्टडी करने का वो है कि हम लाइफ के इंडिविजुअल एस्पेक्ट को पहली चीज एग्जामिन करना चाहते हैं, और उसके बारे में जो भी डिटेल पॉसिबल है वो भी जानना चाहते हैं। दूसरा, बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है कि प्लैनेट है लग्न चार्ट में, कुछ इसकी स्ट्रेंथ कुछ और होती है और जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है वो कुछ और होती है। तो लग्न चार्ट देख के हमें एग्जैक्टली जो प्लैनेट की स्ट्रेंथ होती है उसका आइडिया नहीं लग पाता। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अनलेस वी हैव एन आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ ईच प्लैनेट इन द हाउस, our predictions cannot be correct. तो उसके लिए भी कहा डिविजनल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी प्लैनेट का प्लेसमेंट डिफरेंट डिविजनल चार्ट में देखें, और उसमें एक तो नॉर्मल है कि उच्च का है, नीच का है, अपने साइन का है, और दूसरा ये है कि पंचदा मैत्री चार्ट में जब हम कंसिडर करते हैं कि जो लॉर्ड और टेनेंट का क्या रिलेशनशिप है, तो उसको देखकर हम एक असेसमेंट कर पाते हैं कि हमारे जो प्लैनेट की नॉर्मल स्ट्रेंथ क्या है, जो कि खाली लगन चार्ट देखकर पता नहीं चलती। तो डिविजनल चार्ट देखने का दो पर्पस हो गए। पहला, वी वांट टू नो द स्टडी द इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, और वो जो स्टडी करेंगे हम इंडिविजुअल एस्पेक्ट, हम कंसर्न हाउस को देखेंगे, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट का सिग्निफिकेटर देखेंगे, और फिर हम रेलेवेंट जो भी डिविजनल चार्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ एज वेल एज द ऑल द डिटेल्स जो भी आप सोच सकते हैं उस लाइफ के एस्पेक्ट की, दैट आल्सो वी विल ट्राई टू कंफर्म फ्रॉम द डिविजनल चार्ट। एंड सेकंड पर्पस, as I told you, is to have an idea about the strength of each planet so that we can be accurate in our predictions. अब डिविजनल चार्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन डिविजनल चार्ट है वो 16 होते हैं, 16 होते हैं, और उनको हमने कहा षोडश वर्गास, 16 डिविजनल चार्ट्स। और ये जो 16 डिविजनल चार्ट है वो थोड़ा सा मैं बताऊं आपको। सबसे पहले तो लगन चार्टिंग हो गया, जिसको हम राशि चार्ट कहते हैं, जिसमें कि ईच पार्ट इज ऑफ 30 डिग्री। ईच पार्ट जो है वो 30 डिग्री का होता है, जिसको हम राशि चार्ट कहें या लगन चार्ट कहें, वो हो गया एक जनरल चार्ट। इट्स अ वेरी जनरल चार्ट, इट्स नॉट स्पेसिफिक, इट्स अ वेरी जनरल चार्ट व्हिच गिव्स यू सम आइडिया अबाउट द नेटिव। इसके बाद जो सबसे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चार्ट है, हम क्या करते हैं कि राशि को दो हिस्सों में बांट देते हैं। तो ईच पार्ट इज ऑफ 15 डिग्री। जो अभी हमने जोडियाक को 30 हिस्सों में बांटा था राशि चार्ट, 12 हिस्सों में बांटा था राशि चार्ट में, अब हमने क्या किया, 24 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हर राशि को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको हमने कहा होरा चार्ट। होरा चार्ट मतलब कि जो राशि को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, देयरफॉर ईच होरा इज ऑफ 15 डिग्री। और इसको हम कैसे एग्जामिन करेंगे, मैंने कहा कि कंसर्न हाउस इन द लग्न चार्ट।
तो वेल्थ के लिए कंसर्न हाउस है सेकंड हाउस, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसका सिग्निफिकेटर है जुपिटर। तो लग्न चार्ट में हमने देखा कि सेकंड हाउस की क्या पोजीशन है, जो सिग्निफिकेटर जुपिटर है उसकी क्या पोजीशन है, उसको देखकर हमने एक असेसमेंट किया और उसको फिर हम पूरा चार्ट के थ्रू फर्दर एग्जामिन करेंगे एंड वी विल एग्जामिन ओनली अबाउट द वेल्थ, नथिंग एल्स। तो वी विल कंसंट्रेट ओनली ऑन द सेकंड हाउस, वी विल कंसंट्रेट ऑन द significator of the wealth, that is Jupiter, and along with that we will try to see the Hora chart. अब होरा के या वेल्थ के बारे में क्या डिटेल हो सकती हैं? पहली चीज तो ये है कि वेल्थ कितनी होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ये होता है कि कभी आप देखते हैं कि वेल्थ का जो फ्लो होता है वो ऑटोमेटिकली होता है, आपको कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, और पैसा आप देखते हैं कि बहुत इजीली फ्लो होता है। और जैसे पता नहीं, आपको लगता है कि पता नहीं छप्पड़ फाड़ के मिल रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, आपने थोड़ा सा भी काम किया एकदम से फ्रेक्टिफाई हो जाता है, उसके रिजल्ट आपको मिल जाते हैं, पैसा आपको मिल जाता है। और उसी व्यक्ति का एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत हर्डल्स आते हैं, उसके बाद पैसा मिलता है। तो पूरा चार्ट से आप ये तो बताएंगे कि वेल्थ कैसी होगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आप ये भी बता सकते हैं कि कौन से पीरियड में जो वेल्थ का फ्लो है वो इजी होगा, आसानी से होगा, बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे आपको, और कौन सा पीरियड ऐसा आएगा जब आपको उसी पैसे को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी और आपको कष्ट भी होगा। तो ये सारा डिटेल हम ट्राई करेंगे पूरा चार्ट से जानने का। उसके बाद एक तीसरा चार्ट होता है जिसको हम कहते हैं दृष्टांश चार्ट, D3 चार्ट हम बोलते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं कि राशि को जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो ईच दृष्टांश इज ऑफ 10 डिग्री। इसका मतलब हमने अब जो जोडियक के राशि चार्ट में 12 पार्ट किए थे, नाउ वी हैव डिवाइडेड द जोडियक इनटू 36 इक्वल पार्ट्स। और दृष्टांश चार्ट से हम देखते हैं कि जो लाइफ का एस्पेक्ट है, हैप्पीनेस फ्रॉम यंगर को बॉर्न, छोटे भाई बहनों का सुख, और सेकेंडली आपके अंदर नेटिव के अंदर क्या इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव कैसा है उसका जो है, ये दो चीजें हम दृष्टांत चार्ट से एग्जामिन करेंगे। और जब हम हैप्पीनेस फ्रॉम यंगर को बॉर्न की बात करते हैं या इनिशिएटिव की बात करते हैं, तो नेचुरली जो हाउस इन्वॉल्व होता है हमारा वो थर्ड हाउस होता है। तो हम थर्ड हाउस को देखेंगे, उसकी पोजीशन को देखेंगे, और जो हैप्पीनेस फ्रॉम यंगर को बॉर्न या इनिशिएटिव का जो सिग्निफिकेटर है मार्स की पोजीशन देखेंगे, और मार्स के साथ साथ हम जो है वो दृष्टांत चार्ट को भी एग्जामिन करेंगे। तो उससे पता लगेगा कि भाई बहन का सुख कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और आपके अंदर कितना इनिशिएटिव है। और वैसे भी जो दृष्टांत चार्ट का हम बहुत तरह से अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। जब आप पढ़ेंगे डिटेल में दृष्टांत चार्ट के बारे में, तो इट्स अ नंबर ऑफ यूजेस एंड वेरी गुड यूजेस। कुछ लोग इसका इवन जैसे ट्रैवलिंग के लिए या कोई कोर्ट में केस फाइल करना है, उसके लिए शुभ टाइम देखना है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसका। दूसरा, जो बॉडी के किस पार्ट में बीमारी होगी, बॉडी का कौन सा पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, दैट आल्सो वी ट्राई टू एग्जामिन विद द दृष्टांत चार्ट। इसके अलावा भी जो है और भी इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। जैसे आप नॉर्मली देखा होगा कि आपने जब घर में चोरी वगैरह हो जाती है, और चोरी के प्रश्न के साथ जब किसी भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है या बताता है कि ये चोरी जो है ऐसे ऐसे आदमी ने की है, आदमी है या औरत है, इस कलर का है, इस टाइप का है। ही ट्राई टू डिफाइन द फॉर्म ऑफ द थीफ एक्चुअली। और फिर आप कहते हैं हाँ ये इस टाइप की लेडी है, या इस कलर की, या इस तरह के कपड़े पहने हुए, वो उसने चोरी की है। तो ये जो थीफ, जो चोरी करने वाला व्यक्ति होता है, उसके बारे में भी दृष्टांत चार्ट से हम जब पुरानी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें ये बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने राशि को 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो टोटल जो है जोडियक में 36 दृष्टांश हो गए, और इन 36 दृष्टांश की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं।
each दृष्टांश represents a particular type of person also. तो वो अगर हम राइजिंग दृष्टांश देखेंगे at the time of asking question, तो उससे हमें काफी आइडिया लग जाता है कि जो चोरी करने वाला जो व्यक्ति है वो किस टाइप का है। तो इस तरह से हम दृष्टांश चार्ट का इस्तेमाल और भी जो है अपार्ट फ्रॉम हैप्पीनेस फ्रॉम यंगर कोबॉर्न और इनिशिएटिव के अलावा भी और भी तरीके से करते हैं। इसके अलावा फिर हम चौथा डिविजनल चार्ट है जिसको हम कहते हैं चतुर्थांश और तुर्यांश। चतुर्थांश का मतलब होता है कि हमने राशि को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। अब जब राशि को 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो ईच पार्ट इज ऑफ 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो ईच पार्ट इज ऑफ 7 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो अब हमने जो है 48 पार्ट्स में जोडियक को डिवाइड कर दिया। और जो चतुर्थांश या तुर्यांश चार्ट है इसका बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट नॉर्मली दिस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द फॉर्च्यून ऑफ द नेटिव या नेट एसेट्स। तो जब हम फॉर्च्यून की बात करते हैं या नेट एसेट की बात करते हैं तो मोस्टली हमारा 9th हाउस इसमें इन्वॉल्व होता है। और 9th हाउस के साथ साथ जो सिग्निफिकेटर है जुपिटर उसको हम एग्जामिन करते हैं और फिर हम जो है इस चतुर्थांश या तुर्यांश चार्ट की भी हेल्प लेते हैं। तो ये हमें एक जनरल फॉर्च्यून के बारे में बताता है। इसके बाद जो 5वां डिविजनल चार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट जिसको हमने राशि को 7 बराबर हिस्सों में बांट लिया। और जब हम 7 हिस्सों में बांटते हैं राशि को तो ईच पार्ट इज 4 डिग्री 17 मिनट्स एंड 8.57 सेकेंड और इसको हम कहते हैं सप्तांश चार्ट। सप्तांश मीन्स D7 राशि का 7वां हिस्सा। और इससे हम क्या एग्जामिन करते हैं, एक तो प्रोजेनी एंड हैप्पीनेस देयर फ्रॉम, प्रोजेनी एंड हैप्पीनेस देयर फ्रॉम, संतान और संतान का सुख, ये हम सप्तांश चार्ट से एग्जामिन करते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी टेक द हेल्प ऑफ दिस डिविजनल चार्ट एंड आई टेल यू इट्स अ वंडरफुल चार्ट बिकॉज ये जो चीजें बता सकता है वो कोई भी चार्ट या कोई भी लगन चार्ट चलित चार्ट कोई नहीं बता सकता। अब जैसे जब संतान की हमने बात की तो हमारा 5वां हाउस 5वां भाव इन्वॉल्व हो जाता है। 5वें भाव से हम संतान देखते हैं, संतान का सुख देखते हैं और जो कारक है वो जुपिटर है, जुपिटर को हम एग्जामिन करते हैं और उसके बाद जो है हम सप्तांश चार्ट को एग्जामिन करेंगे। तो उससे एक तो संतान और संतान के सुख का पता लग गया। अब जब संतान की बात होती है तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और आज भी जबकि टाइम इतना बदल गया है, हम कहते हैं बहुत मॉडर्न हो गए हैं, बहुत ही आगे बढ़ गए हैं, बट आज के टाइम भी जो भी आपके पास आएगा वो उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि वेदर मेल प्रोजेनी का सुख है या नहीं है, लड़के का सुख है या नहीं है इनकी लाइफ में। I don't know, everybody ask actually, though maybe irrelevant in today's time, but जो आज का भी टाइम है, हमारा जो सोसाइटी है उसमें हर व्यक्ति ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा कि आप ये बताइए कि इन जो हमारी लाइफ में लड़के का सुख भी है या अथवा नहीं है। आप बताइए मुझे क्या मेथड है इसका बताने का। यू कैन नॉट टेल विद द हेल्प ऑफ लगना चार्ट। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, फ्लूक हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते कि लड़के का सुख इन जो हस्बैंड वाइफ है इनकी लाइफ में है अथवा नहीं है। वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सप्तांश चार्ट। जब हम सप्तांश चार्ट को डिस्कस करेंगे तो अब हम देखेंगे कि हम कितनी आसानी से कितना एक्यूरेटली बता सकते हैं कि जो ये दंपति है इनकी लाइफ में मेल प्रोजेनी का सुख है या नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड, लोग पूछते हैं कि कब होगा। अब कभी देखते हैं कि संतान बहुत जल्दी हो जाती है, कभी काफी देरी से भी होती है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कब होगा। फिर मैं बता रहा हूं कि लगन चार्ट से आप नहीं बता सकते कि कब होगी संतान। उसके लिए अगेन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सप्तांश चार्ट, D7 चार्ट। D7 चार्ट देखकर आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि पहली चीज तो यह है कि इस पीरियड में संतान का सुख है, इस पीरियड में संतान का सुख है, इस पीरियड में संतान होने की पॉसिबिलिटी है। दैट अगेन वी विल सी व्हेन वी
डिस्कस दिस सप्तांश चार्ट। फिर आपने तो बता दिया कि इस पीरियड में पॉसिबिलिटी है, बट क्वेश्चन ये आता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में मेल होगा या फीमेल होगा, व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, वो भी आप लगन चार्ट से नहीं बता सकते। आप कितना भी अपने आप को एक्सपर्ट समझिए, लेकिन लगन चार्ट की मदद से आप नहीं बता सकते कि एक पर्टिकुलर टाइम में मेल होगा या फीमेल होगा, बट सप्तांश चार्ट की मदद से आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो पीरियड चल रहा है, जो ऑपरेट हो रहा है, उस पीरियड में मेल प्रोजेनी होगी या फीमेल प्रोजेनी होगी। अब इतनी बढ़िया चीजें आप सप्तांश चार्ट से बता सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि लग्न चार्ट से कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है या एक्यूरेटली बता सकता है। और भी प्रॉब्लम है संतान के बारे में। संतान आप देखते हैं कि कुछ लोगों के बहुत डिले होती है, 10 साल हो जाते हैं, 15 साल हो जाते हैं जब संतान होती है, तो वो भी सप्तांश चार्ट से पता लग जाता है कि संतान जल्दी होगी या देरी से होगी। बहुत से लोग हैं कि अडॉप्ट करते हैं आप, तो अडॉप्शन की पॉसिबिलिटी कब है, संतान नहीं हो रही तो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं या वैसे भी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे कौन से केसेस होंगे जहां दिस हस्बैंड एंड वाइफ विल गो फॉर अडॉप्शन ऑफ द चाइल्ड। दूसरा ये भी है कि आजकल जैसा आप देखते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन, husband and wife both are capable of producing, but they don't want to। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि नहीं, हमें बच्चा नहीं चाहिए। वो भी चीज आपको सप्तांश चार्ट से पता लग जाती है कि इनकी जो हॉरोस्कोप है, ऐसा कोई योग है कि हस्बैंड या वाइफ संतान नहीं चाहते हो। उसमें ये भी आपको पता लग जाएगा कि हस्बैंड नहीं चाहता या वाइफ नहीं चाहती, तो वो भी आपको आइडिया सप्तांश चार्ट से लग जाएगा। उसके अलावा और भी हैं, मान लीजिए कोई कभी कभी क्या होता है कि संतान नहीं हो रही, उसका रीजन क्या है, सप्तांश चार्ट आपको बता सकता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद द मेल और फीमेल, कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से संतान होने में रुकावट आ रही है, तो बेटर यू गो फॉर द ट्रीटमेंट। और ये आपको एडवाइस करेगा कि ये प्रॉब्लम है, मेल के साथ है या फीमेल के साथ है, आप ट्रीटमेंट करिए, आपकी संतान हो जाएगी। तो इससे अच्छा आइडिया आपको कहीं से नहीं मिल सकता। तो जो ऐसा मैं कहता हूं कि जैसे एस्ट्रोलॉजी इज अ वंडरफुल टूल फॉर सेल्फ मैनेजमेंट, वही चीज यहाँ पर है कि लोग कहते हैं कि आप प्लान कर सकते हो कि कब संतान की जाए, अगर आप मेल चाहते हो फीमेल चाहते हो तो अकॉर्डिंग यू कैन प्लान आल्सो, और वो सप्तांश चार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से हेल्प करेगा उसके बारे में, और आपको पूरा सही सही बता देगा कि कब आपको कहना चाहिए जिससे कि आपकी मनचाही संतान हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो भी अगर कोई बीमारी भी है मेल या फीमेल के साथ, वो भी उसका भी आपको आइडिया मिल जाएगा, सो यू कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। तो ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डिविजनल चार्ट है जिसका कि हम इस्तेमाल करेंगे। और हमेशा जो भी एस्ट्रोलॉजर आता है, जब आप इवन जब हॉरोस्कोप मैच करते हैं, उस टाइम भी लोग पूछते हैं कि ये आप और देख लीजिए कि संतान के बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उस टाइम भी आपसे पूछेंगे कि मेल प्रोजेनी की पॉसिबिलिटी है अथवा नहीं है। एंड सम पीपल दे आर वेरी पर्टिकुलर कि अगर मेल नहीं है तो वो शादी नहीं करते। तो ये सारी चीजों का आइडिया बड़ी आसानी से आपको सप्तांश चार्ट से मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 5th हाउस को एग्जामिन करेंगे, 5th हाउस का जो सिग्निफिकेटर है जुपिटर, उसको एग्जामिन करेंगे, और साथ में सप्तांश चार्ट को डिटेल में एग्जामिन करेंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री we will try to find out each and every question regarding progeny। तो ये बहुत ही एक वंडरफुल चार्ट है जो हमें बहुत सारी चीजों में संतान से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उसमें बहुत ज्यादा मदद करता है। अब जो नेक्स्ट डिविजनल चार्ट है, जिसको 6th है, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, नवांश चार्ट है, राशि का नवां हिस्सा। जब हम 30 डिग्री को 9 से डिवाइड करते हैं तो ईच नवांश इज ऑफ 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है क्योंकि आप हमेशा देखते हैं कि ये लगन चार्ट के साथ बनाया जाता है। उसका पर्पज है लगन चार्ट के साथ बनाने का। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एक नवांश चार्ट को चूज कर लिया कि उसको बना दो लगन चार्ट के साथ, बाकी को हम अलग बनाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, व्हेन वी डिस्कस देन वी कम टू नो कि ये जस्ट लाइक लग्ना चार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। नवांश चार्ट से हम देखते क्या हैं,
अपने स्पाउस के बारे में, मैरिटल हैप्पीनेस के बारे में, जनरल फॉर्च्यून भी हम देखते हैं, और जो भी हमारे रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल परस्यूट्स होते हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां होती हैं, वो भी हम नवांश चार्ट की मदद से देखते हैं। अब नवांश चार्ट को जैसे मैंने कहा कि ईच नवांश इज ऑफ 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स, तो एक राशि में 9 नवांश होते हैं। बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। आई थिंक एवरीबॉडी शुड नो आल्सो कि जो मूवेबल साइन होते हैं उसमें पहला नवांश एक नंबर से फ्रॉम द साइन इटसेल्फ शुरू होता है, और जो फिक्स साइन होते हैं उसमें 9th फ्रॉम द साइन, और जो ड्यूअल साइन होते हैं उसमें 5th फ्रॉम द साइन। तो अगर आप ये 1 to 12 साइन लिखें, तो अगर ये सीक्वेंस लगाएंगे आप, तो 1-10-7-4 1-10-7-4 1-10-7-4 का सीक्वेंस आता है। इसका मतलब जो केंद्र स्थान है उनको अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में लिखेंगे, इसका मतलब एक नंबर में 1 से शुरू होगा, 2 में 10 से शुरू होगा, 3 में 7 से शुरू होगा, 4 में 4 से शुरू होगा, और 5 में फिर 1, 10, 6 में 10, ऐसे इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और कौन सा नवांश है उस नवांश के हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये प्लैनेट किस नवांश में आएगा। तो बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, और बेसिकली जैसे मैंने कहा कि ये स्पाउस का मैरिटल हैप्पीनेस का चार्ट है, बेसिकली मैरिज एनालिसिस चार्ट है कि मैरिज से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो हम सब इस नवांश चार्ट की मदद से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और जब हम मैरिज की बात करते हैं, हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, बट जस्ट फॉर रिफ्रेशिंग यू, कि मैरिज में बहुत सारे हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक हाउस नहीं होता, बट देयर आर नंबर ऑफ हाउसेस व्हिच आर हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन आवर मैरिटल रिलेशंस। तो अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हाउस है मैरिज का, हम 7th मानते हैं, बट मैं 7th नहीं मानता। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इज द फर्स्ट हाउस। आप खुद कैसे हैं, मैरिज का सारा दारोमदार उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि व्हाट इज योर हेल्थ, व्हाट इज योर पर्सनैलिटी, व्हाट इज योर टेम्परामेंट, व्हाट इज योर नेचर, सारा कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैरिज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है वो फर्स्ट हाउस हो जाता है, सेल्फ आपका, क्योंकि मैरिज इज अ रिलेशन बिटवीन सेल्फ एंड द स्पाउस। तो आपको दोनों को ही देखना पड़ेगा, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी वो खुद आप खुद कैसे हैं, वो आप फर्स्ट हाउस से देखते हैं। देन वी गो टू द सेकंड हाउस। सेकंड हाउस वेल्थ का है। वेल्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज मैरिटल रिलेशंस आर कंसर्न। तो अगर आपके पास वेल्थ है तो और भी प्रॉब्लम अगर होंगी तो वो छिप जाती हैं या उनका कोई इग्नोर कर देते हैं लोग। लेकिन अगर फाइनेंशियल पोजीशन खराब है तो नेचुरली प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसीलिए सेकंड हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैरिज में। और सेकंड हाउस से हम देखते हैं स्पीच, हम कैसे बोलते हैं, और बोलने के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है रिलेशंस का, कि अगर आप किसी को प्यार से बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, अच्छे शब्दों से बात करते हैं, तो झगड़े अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका बोलने का ढंग ही ठीक नहीं है तो नेचुरली प्रॉब्लम जो है और बढ़ जाती है। इसके अलावा हम जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच चीटिंग होता है ऑन द फाइनेंशियल मैटर, दैट आल्सो वी एग्जामिन फ्रॉम द सेकंड हाउस, व्हिच अगेन इज इम्पोर्टेंट फॉर द मैरिटल हैप्पीनेस। और उससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है जो सेकंड हाउस है, दैट इज अबाउट द अननेचुरल सेक्स। इफ person is involved in the unnatural sex, then it may have a direct bearing on your marital relations also. फिर हम फोर्थ हाउस को जाते हैं। अगेन नेक्स्ट हाउस इज द फोर्थ हाउस, और फोर्थ हाउस जैसा आपको पता है इससे डोमेस्टिक हैप्पीनेस, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, आपके परिवार में सुख शांति कैसी है, आप हस्बैंड वाइफ दोनों घर में प्रेम से रहते हैं या घर में झगड़ा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बाहर बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर में एंटर करते हैं वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो पारिवारिक कलह जो हम देखते हैं वो फोर्थ हाउस से देखते हैं। इसके अलावा जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होता है ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। और इसके अलावा जो इंटरफेरेंस फ्रॉम द इन लॉज, दैट आल्सो वी एग्जामिन फ्रॉम द
फोर्थ हाउस। तो इसलिए फोर्थ हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैरिटल रिलेशंस के लिए। देन वी गो टू द सेवेंथ हाउस। जैसे मैंने कहा कि लगन आपके लिए है, ऐसे ही सेवेंथ हाउस आपके स्पाउस के लिए है। स्पाउस की हेल्थ, स्पाउस का नेचर, स्पाउस का टेम्परामेंट, स्पाउस की पर्सनैलिटी, ऑल दोज थिंग्स वी विल ट्राई टू सी फ्रॉम द सेवेंथ हाउस। और सेवेंथ हाउस को हमने भोग स्थान भी कहा, विवाह का हाउस ऑफ मैरिज भी कहा, बिकॉज ये अपोजिट हाउस है फ्रॉम द लग्ना, तो ये भोग का स्थान हो गया सेवेंथ हाउस, और ये आपके स्पाउस के बारे में सब चीजें बताता है। एंड the most important house in today's time as far as the marriage is concerned, that is the eighth house. eighth house को हमने कहा मांगल्य स्थान। मांगल्य का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिटल बॉन्ड। आपका जो वैवाहिक बंधन है वो कितना मजबूत है, दैट वी एग्जामिन फ्रॉम द एट्थ हाउस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वैवाहिक बंधन वीक है तो आपकी शादी में प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, सेपरेशन, डाइवोर्स हो सकता है। और जो और भी बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, दैट इज अबाउट द एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, whether the native is involved in extramarital relations, that also we will examine from the eighth house. तो eighth house में पता लगेगा कि जो नेटिव है whether he is likely to get involved in extramarital relations or not. तो ये दो चीजें तो इम्पोर्टेंट हो गई बहुत ज्यादा। इसके अलावा भी ये जो एट्थ हाउस है, दिस इज सेकंड फ्रॉम द सेवेंथ हाउस। सेकंड फ्रॉम द सेवेंथ मींस इट बिकम्स ए मारक फॉर द स्पाउस। इसीलिए यहाँ पर मेलिफिक प्लैनेट का होना या मंगल का होना बहुत अच्छा नहीं माना गया है। और जो हम मांगलिक दोष की बात करते हैं, मांगलिक दोष का सबसे ज्यादा जो खराब इफेक्ट होता है वो इसी हाउस में होता है, बिकॉज इट इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द स्पाउस। जैसे नॉर्मली हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और जब मांगलिक दोष की बात करते हैं तो वो यही कहेगा कि एक मांगलिक है, एक नहीं है, तो एक की डेथ हो जाएगी। बट डेथ की पॉसिबिलिटी किसी और हाउस में नहीं है। Death की possibility is only in the eighth house. If you have Mars in the eighth house, then there is a possibility of the death of the spouse. फिर ये spouse का wealth हो गया, क्योंकि ये second है from the seventh, तो it becomes the wealth of the spouse also. और ये कहा गया कि अगर eighth house में malefic planet होते हैं, particularly Mars, Saturn और राहु में से दो या दो से ज्यादा planet का एसोसिएशन जब सेवेंथ हाउस के ऊपर आ जाता है, एट्थ हाउस के ऊपर आ जाता है, तो पहली चीज तो ये जो मैरिज होती है वो बड़ी अनकन्वेंशनल होती है। अनकन्वेंशनल मीन्स की विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू योर फैमिली और द सोसाइटी। आप अपनी हमेशा फैमिली और सोसाइटी के अगेंस्ट में जाकर जो और टाइप की मैरिज होती है उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा आपका। और दूसरा, क्योंकि ये मेलिफिक प्लैनेट है सारे यहाँ पर, तो नेचुरली जो मैरिज वो चलती भी नहीं है, क्योंकि जो बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है, वो मैरिज को ज्यादा दिन नहीं चलने देता। तो इसलिए एट्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया मैरिज के लिए। एंड द नेक्स्ट हाउस विच इज इंपॉर्टेंट इज द ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस से जैसा आपने देखा कि एक्सपेंडिचर, अगेन इट रिलेट्स टू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द नेटिव, कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। और मैंने कहा कि फाइनेंस का या वेल्थ का या इनकम का रोल मैरिटल हैप्पीनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जैसा मैंने कहा कि एट्थ हाउस में वी सी द एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, वेदर यू गेट इन्वॉल्व इन द एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस और नॉट। बट ट्वेल्थ हाउस से हम देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल कैजुअल सेक्स। आप रिलेशन नहीं होते बट यू गेट इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा मैरिटल कैजुअल सेक्स। फोर्थ हाउस से आपने देखा कि पारिवारिक कलह, जब आप घर की दरवाजा खोलते हैं तो आप झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। और ट्वेल्थ हाउस से हम देखते हैं स्लीपिंग कंफर्ट्स, शैया सुख, जब आप शैया पर जाते हैं तब आपका झगड़ा कितना होता है, दैट वी सी फ्रॉम द ट्वेल्थ हाउस। So it becomes very important as far as the marital relations are concerned. Then we also see about impotency of the native. We also examine the यौन रोग जिसको हम बोलते हैं, venereal diseases also from the 12th house. And उससे भी ज़्यादा important the interference from the respective families. आपकी जो husband wife की respective families हैं, उनका आपकी marital life में क्या interference है, and which again may have a bad bearing on the marital relations.
that also we try to examine from the 12th house. इसलिए ये जितने भी houses हैं जो हम लोगों ने discuss किया 1, 2, 4, 7, 8, 12, they become very very important as far as the marital life is concerned, marital relations are concerned, marital happiness is concerned. तो ये marriage में इनका direct effect होता है, इसलिए हम जब भी मैरिज की बात करते हैं तो इन सारे हाउसेस को एग्जामिन करते हैं। इसके अलावा जब मैंने कहा कि हम कंसर्न हाउसेस को एग्जामिन करेंगे, उसके कारक को भी एग्जामिन करेंगे। और कारक मैरिज का आपको पता ही है कि मेल के केस में वीनस है और फीमेल के केस में जुपिटर है। और क्योंकि मैरिज में सेक्स का भी इन्वॉल्वमेंट है और सेक्स का जो कारक है मेल के केस में मार्स है और फीमेल के केस मेल के केस में वीनस है और फीमेल के केस में मार्स है। तो हम इन कारक को भी एग्जामिन करेंगे टू नो अबाउट द मैरिटल हैप्पीनेस और द सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी। और इन सब चीजों को एग्जामिन करने के बाद वी ट्राई टू लुक इनटू द नवांश चार्ट। और कुछ चीजें जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो कारक भाव का नाश करता है वो सबसे ज्यादा यहीं पर एप्लीकेबल है। और जब भी वीनस या जुपिटर 7th हाउस में होते हैं तो वो मैरिज को खराब करते हैं, particularly Jupiter in the case of female and Venus in the case of male. But normally ये दोनों ही मेल फीमेल के हॉरोस्कोप में 7th हाउस में इनका बैठना बहुत अच्छा नहीं माना गया फॉर द पर्पज ऑफ मैरिटल हैप्पीनेस। तो आपने देखा कि बहुत सारे प्लैनेट इन्वॉल्व हो गए, बहुत सारे हाउसेस इन्वॉल्व हो गए। तो और मैरिज जो है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। और मैरिज के अलावा भी हम इससे जनरल फॉर्चून भी देखते हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो भी हम इससे देखते हैं। तो इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट एंड इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। इसीलिए हमने नवांश चार्ट को इतना वेटेज दिया, इतनी इंपॉर्टेंस दी कि हम उसको हमेशा लगन चार्ट के साथ में बनाते हैं। और जब भी हम नवांश चार्ट को देखेंगे इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ को देखने के लिए, हर हाउस का पोजीशन देखने के लिए, जैसा हम लोगों से डिस्कस भी किया था, इष्ट देवता को डिसाइड करने के लिए, आत्मकारक की पोजीशन देखने के लिए, हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस क्या हो रही है उसको देखने के लिए, जितने भी लाइफ के हमारे सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो हम नवांश चार्ट की मदद से देखने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट है हमारी लाइफ में, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, इसके लिए हमेशा हम इसको लगन चार्ट के साथ ही बनाते हैं, जिससे कि हमेशा आप लगन चार्ट के साथ इसको भी देख लें। आगे आप जब पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड मोर अबाउट द रेलेवेंस ऑफ नवांश चार्ट, मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द नवांश चार्ट, व्हाई द नवांश चार्ट इज सो इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। तो ये हो गया मैरिज की बात, ये छठा जो नवांश चार्ट है उसकी बात।